तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यार अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई चल रही होगी और अपना बढ़िया चल रहा होगा, मतलब कहने का ये है। तो इस सीरीज़ में आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं। हम लोग करंट अफेयर्स जो आपके डेली बेसिस पे चल रहे हैं न्यूज़ में, उन्हें करते हैं आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, है ना। जैसे सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, आपका सी ए पी एफ, इन सब में करंट अफेयर्स को पता है आपको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब डायरेक्ट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी वही पूछता है जो करंट अफेयर से लिंक्ड है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर से अवेयर रहें। आपको स्पेशली अलग से बहुत मेहनत करके खुद करंट अफेयर्स ना निकालने पड़े, वो काम मैं करूं, और आप बस अपना पढ़ो। और एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे कि आपको ज़्यादातर सब कुछ आता होगा करंट अफेयर्स में। ठीक है सर, बताइए क्या है आज। पहली चीज़ है, आपको पता है क्यू एस वर्ल्ड रैंकिंग कराता है यूनिवर्सिटीज़ की। तो उसमें उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि इंडिया की जो रैंकिंग है, पहले इंडिया में मतलब 11 कॉलेजेस आते थे, 10 साल पहले का बता रहा है, ये 5-7 साल पहले का बता रहा है, तो 11 से अब 52 हो गए हैं वो कॉलेजेस। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे जो कॉलेजेस हैं वो टॉप 100 में भी नहीं आए अभी तक। तो बट फिर भी कम से कम रैंकिंग के अंदर इंक्लूड तो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस है। पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए और रियलिटी भी पता होनी चाहिए। पॉजिटिव साइड ये है कि हाँ नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। रियलिटी ये है अभी हम बहुत दूर हैं जहाँ तक पहुँचना है। एनीवे, काम करते रहना चाहिए एज अ सिटीज़न, हमें भी और गवर्नमेंट को भी। चलो मैं पॉलिटिकल नहीं जाऊँगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया से जिसने टॉप करा है वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने टॉप करा, तो यही टॉप करते हैं हमेशा इंडिया से, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी दिल्ली ने टॉप करा और वो टोटल में कौन सी रैंकिंग पे आई है? 118th। देखो मैं डिमीन नहीं करना चाहता, बट एक रियलिटी वैसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ। अच्छी बात है, प्रोग्रेस तो हो ही रही है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के बाद कौन आया है? आपका आईआईटी बॉम्बे वगैरह, ये सब आपको उतना पता होने की ज़रूरत नहीं है। ये रैंकिंग भी याद नहीं रखने की ज़रूरत, बस पता होना चाहिए कि यार इसके आसपास हमारी आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है, जो इंडिया में से सबसे टॉप करा है इस लिस्ट में। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे टॉप करा है फर्स्ट नंबर पे, वो है एमआईटी, है ना। एमआईटी जो कि यूएस की यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है एमआईटी। आईआईटी एमआईटी पे ही बेस्ड है। तो दूसरे नंबर पे कौन आया है? इंपीरियल कॉलेज लंदन। इंपीरियल कॉलेज लंदन। ठीक है, तो अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन रहता है? यूएस और यूके। वैसे तो बहुत पहले यूके था सबसे टॉप पे, वहाँ पे रिसर्चेस का हब था, पढ़ाई लिखाई का लिबरल सोसाइटी थी। फिर धीरे धीरे अमेरिका के पास जैसे पैसा आया तो उसने अपनी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी डेवलप कर ली, दुनिया के टॉप टॉप लोगों को उठा के यूएस लिया है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ ने शेयर करा है, मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, नहीं। दूसरे नंबर पे एक और कॉलेज ने शेयर करा है इसके साथ, वो है आपका यूएस का ही स्टैनफोर्ड, यूएस से। ठीक है, तो ये तीनों आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, यही टॉप पे रहते हैं। इसके बाद फोर्थ पे कौन है? ऑक्सफोर्ड। तो यही सब टॉप पे रहते हैं हमेशा, एमआईटी, इंपीरियल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इंडिया से आईआईटी दिल्ली है, ये थोड़ा डाटा रटना नहीं है, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बस ध्यान रहना चाहिए दिमाग में कि यार इंडिया का ये हाल है, टॉप पे ये चल रही हैं चीज़ें, बस। बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, दो स्टेट्स हैं किसकी? यूएस की। उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को रिकॉग्नाइज करा है, डिक्लेयर करा है कि भाई इस दिन हम डिक्लेयर करते हैं, हम मानते हैं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हुआ। अब यार ये थोड़ा सा इंडियन स्टेट्स के लिए या फिर इंडियन लोगों के लिए फैसिनेटिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। इंटरनेशनल रिलेशन से सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि भाई बाहर का फेस्टिवल डिक्लेयर करना, अडॉप्ट करना, मानना, ये सब चीज़ें। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, इंडियन स्टेट्स भी कर सकती हैं, बट देखा नहीं जाता हमारे यहाँ। आपने काफ़ी बार करंट अफेयर्स में देखा होगा कि दिवाली को भी रिकॉग्नाइज करा, है ना, कि दिवाली को रिकॉग्नाइज कर लिया कुछ स्टेट्स ने, हॉलीडे कर दिया स्टेट्स ने, ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यूएस और इंडिया के सिस्टम के बारे में, गवर्नेंस सिस्टम के बारे में,
यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंटेरियन। तो होता क्या है कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंस है कि वहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव और इंडिया की एग्जीक्यूटिव में फ़र्क है, उसमें मैं इतना डीप में नहीं घुसूंगा, बस आपको बेसिक बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो भाई फिर पूरी क्लास बन जाएगी ना अपने में। और क्या फ़र्क है कि वहाँ की जो स्टेट्स हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा पावर है, उन पे पावर है भाई। इंडिया की स्टेट्स पे भी पावर है, बट इंडिया की स्टेट्स थोड़ा सेंट्रली अलाइंड है, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है इंडिया के अंदर, है ना। तो इसका मतलब हमारे और उनके फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे आपने सुना होगा हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप होती है, हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ किसका था पहले, जम्मू एंड कश्मीर का था, उसकी सिटीजनशिप अलग थी, कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। ऐसे यूएस में हर स्टेट का यही हाल है। तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा जो उसकी बैड पीआर बोल सकते हैं आज की डेट में, बैड पीआर हुई जम्मू कश्मीर की, भाई वो तो देश से अलग है, ऐसा नहीं है। देखो यूएस में तो सारे स्टेट्स अपने अपने में थे, बट मैं बहुत पॉलिटिकल नहीं आऊँगा, बस आपको एक रिलेट करवा रहा हूँ। तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर एक ही सिटीजनशिप है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो आपकी रेजिडुअल पावर है, रेजिडुअल पावर मतलब कि जो पावर बच गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसके बारे में बताया नहीं है, वो बची हुई पावर इंडिया में तो सेंटर पे रहती हैं और यूएस में स्टेट्स के ऊपर ही रहती हैं। तो ओवर एंड ओवर क्या है कि स्टेट्स के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है यूएस के अंदर, इंडिया के पास इतनी नहीं है। अब जैसे रेजिडुअल पावर मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब एआई नहीं था, अब एआई आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भाई रेजिडुअल पावर सेंटर के पास रहेगा, एआई से रिलेटेड एक्ट्स पार्लियामेंट ही बना सकता है। बहुत बढ़िया सर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट बताया। और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें इंडिया के अंदर सेंटर ही ज़्यादा करता है, स्टेट्स उसमें छेड़ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। वैसे तो यूएस में भी स्टेट्स इतना इंटरफेयर नहीं करते इंटरनेशनल रिलेशन में, बट जहाँ पे उनका से होता है वो करते हैं। तो ये न्यूज़ है, डायरेक्टली पूछ सकता है। इस न्यूज़ के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करा दिया कि हाँ यार ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट ये है कि यार ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं आपका अपना। और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मैं हर बार शेयर करता हूँ, उस पर ज़रूर देखो। मेरा एक रूल है कि अगर पीडीएफ से नहीं रिवाइज कर रहे तो भाई मत देखो सेशन को, पीडीएफ से रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सुपरमैन नहीं हो, एक ही बार में पढ़ के चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती, कम से कम दूसरी बार रिवाइज करोगे। यहाँ देखा एक बार और दूसरी बार रिवाइज कर लिया तो फिर भी चीज़ें बैठेंगी। ठीक है गुरुजी, आगे बताइए। आगे भाई मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट स्ट्रेंथन स्माइल बेगरी रिहैबिलिटेशन फ्रेमवर्क, ये आपकी एक स्कीम है, ये आपकी न्यूज़ में थी। आप लोगों को पता है कि स्कीम्स वगैरह अब न्यूज़ में काफ़ी पूछी जा रही है इकोनॉमिक सेक्शन से। तो स्माइल स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ऑब्वियसली जो स्माइल स्कीम है किसके बारे में है? पहली चीज़ तो बेगरी लिखा है, जो बेगर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए है। और किसके लिए? ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए, जो मेन बात है, ट्रांसजेंडर और बेगर्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है सर, एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या जो आपके पेपर में पूछता है स्कीम से रिलेटेड, कि ये कैसी स्कीम है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर, अब सर ये सेंट्रल सेक्टर क्या होता है अब तक तो आपको पता होना चाहिए, बट एक्चुअली दो तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सारा खर्चा उस स्कीम का उठाती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि कुछ खर्चा सेंटर उठाएगी, कुछ खर्चा स्टेट उठाएगी। ठीक है दोस्त, तो सेंट्रल सेक्टर है, ज़्यादातर इसका खर्चा सेंटर ही उठाने वाली है स्कीम का। सेंटर ही उठाएगी, सेंटर ही रन करेगी, सेंटर ही टास्क देगी स्टेट एजेंसीज को कि आपको ऐसा ऐसा करना है। ठीक है सर, तीसरी बात बताओ सर इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2022 में, डेट्स भी बहुत पूछने लगा है। अब डेट्स क्या रटूं सर बैठ के? रटो मत, बार बार पढ़ लो, बस रिवाइज के उसमें बार बार पढ़ो
जैसे ही पेपर में आपका आएगा आप अपने आप सबकॉन्शियस माइंड से 2022 ही टिक करेंगे। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, मेरी एक सीरीज भी चल रही है PYQ एनालिसिस से, कैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, कैसे स्मार्ट बनो, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करो। उसमें मैं यही सब चीज़ बताता हूँ कि आपके पास अनलिमिटेड नॉलेज नहीं हो सकती। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड से ही करने पड़ेंगे। आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी दुनिया को जानने की नॉलेज, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की नॉलेज, उन सब से। और यूपीएससी वो भी टेस्ट करता है। आप लोग को ही लगता है वो आपका जीएस टेस्ट कर रहा है, नहीं। आप कितने स्मार्ट हो, आप ठीक करके आ जाओ वहाँ पे। मैं उस सीरीज में प्रूफ करा है कि भाई नॉलेज से नहीं, स्मार्टनेस से बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हो सीरीज 2022 में आई थी। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है ना, सीधी सी है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। काफ़ी स्कीम्स ऐसी होती है, नाम तो किसी और मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है बट होती किसी और मिनिस्ट्री से। बट ये तो सीधी सी है, स्माइल बेगरी स्कीम है कि भाई वेलफेयर की स्कीम है गरीबों के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ही इसका काम करेगी, एंड वेलफेयर। ठीक है सर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सॉरी वेलफेयर बोल रहा हूँ। ठीक है, एम्पावरमेंट ये हो गया। और इसके बारे में क्या, अब इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई आपको बोल देगा ये स्कीम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। तो फिर नीचे बोलेगा कि क्या 1 2 3 हैं, ओनली 1, ओनली 4, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैंने आपको, देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ है, ये सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मैंने उसी सीरीज में बता रखी है कि भाई कैसे अप्रोच करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं स्कीम से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी पूछ ली उसकी एप्लीकेशंस हो गई, कोई चीज़ पूछ ली उसकी फैक्टर्स हो गए कि ये चीज़ कौन कौन से, जैसे कि भाई आपकी वेव्स होती हैं, वेव्स किस किस चीज़ से इफेक्ट होती हैं, आपकी विंड से होती हैं, कोरियोलिस फोर्स से होती हैं, ड्रैग से होती हैं, इन सब चीज़ों से। तो ऐसी चीज़ों का स्कोप ना बहुत बड़ा होता है। आपकी वेव्स जो हैं, ओशियन वेव्स, बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट हो सकती हैं। ऐसी भी चीज़ जो आपको अभी तक पता नहीं है और जो आपने पढ़ी भी नहीं है। तो ऐसे केस में दिमाग को ओपन रखना है कि हाँ यार ये भी हो सकता है, ये कुछ नेगेटिव नहीं टिक करना, बट अगर चीज़ें पॉजिटिव है तो सही करती चले जानी है। क्योंकि आपको लिमिटेड नॉलेज है, आपको नहीं पता, बट उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। ऐसे ही स्कीम्स में भी जब ऑब्जेक्टिव्स की बात आए तो सोचो कि यार गरीब बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, बेगर्स का कल्याण कर रहे हैं, तो बहुत वास्ट फील्ड्स में कर रहे होंगे। तो देखो एक बेसिक सा मैंने लिखा भी आपके लिए, इन्हें रटना नहीं है, बस दिमाग में ध्यान रखना है कि हाँ यार इस केस में भी गरीबों का हेल्प कर रहे हैं, इस केस में भी बेगर्स का हेल्प कर रहे हैं। मैपिंग करेंगे, हॉटस्पॉट बनाएंगे कहाँ पे बेगर्स ज़्यादा हैं, रेस्क्यू करेंगे, भाई बच्चों को उठा के भी ले जाते हैं ना और फिर उनसे बेगिंग करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, रेस्क्यू भी है सर इसके अंदर, ठीक है। शेल्टर एंड केयर भी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, स्किलिंग एंड लाइवलीहुड है, री इंटीग्रेशन एंड ट्रैकिंग है। तो देखो कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, सिर्फ एक नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ लेगा, रख देगा कि भाई ऑल ऑफ अबव, ओनली 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे करके। तो ध्यान रखना, अगर कुछ चीज़ नेगेटिव नहीं लग रही, ऐसा ना लिखा हो कि भाई इसके अंदर हम लोग यूएसए के बच्चों को भी बचाएंगे। ये तो आप बेवकूफ़ नहीं होते ने कि भाई इंडिया की स्कीम है, इंडिया के बच्चों को भी बचाएंगे। उसके अलावा अगर चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं तो वो ठीक ही होती है। ठीक है ना, ये मैंने आपके सामने रख दिया है, तभी बोलता हूँ पीडीएफ से ज़रूर चीज़ों को पढ़ा करो। ठीक है गुरुजी, आगे बताइए। आपकी एक नई वेसल आई है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर वेसल, जिसका नाम है श्रुति। आप लोगों को पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा तेज़, अच्छी स्पीड से, बहुत तेज़ तो नहीं, ठीक स्पीड से डिफेंस इंडिजनाइजेशन में अपना खुद के डिफेंस वेपनरी बनाने में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपकी वॉर शिप्स, पेट्रोलिंग शिप्स, आपकी वेसल्स, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है किसमें, शिप बिल्डिंग के अंदर। तो डेली नई न्यूज़ आती है, ये शिप आई वो शिप आई, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है भाई। ये जो प्रोग्राम है एक पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल वेसल का मतलब
जो आपका पेट्रोलिंग करता है, मतलब ध्यान रखता है, सिक्योरिटी, आपका सर्वेलेंस, कि भाई शोर के आसपास सर्वेलेंस देखता है, आपका एंटी पायरेसी चीज़ों को देखता है कि भाई कोई पायरेसी तो नहीं हो रही, कहीं लूट डकैत तो नहीं हो रही। तो ये होते हैं पेट्रोल शिप्स। अब ये जो पेट्रोल शिप्स बनाए जा रहे हैं, ये एक मिशन है 11 शिप्स का, 11 शिप्स हैं इसके अंदर। इन 11 शिप्स को दो बिल्डर बना रहे हैं, GRE और GRSE, GSE सॉरी, GS गोवा शिप, GSL सॉरी, RE बोल दिया, सेम सेम लगता है ना। ठीक है, तो GRE क्या है? ग्रीन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग, ग्रीन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग, गार्डन रीच, सॉरी ग्रीन रीच बोल देता हूं मैं, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग, ये कोलकाता बेस्ड है और ये आपकी गोवा की है, गोवा शिप बिल्डिंग लिमिटेड, गोवा शिप बिल्डिंग लिमिटेड, और ये आपकी गोवा के बेस्ड है। तो ये दो शिप बिल्डर्स हैं, इनको आधा आधा बना रहे हैं। GSL बना रही है 7 शिप्स और GRSE बना रही है बची हुई शिप्स, साथ है ना S। GRSE बना रही है आपकी 4 शिप्स, ठीक है। GSL बना रही है 7 और GRSE बना रही है 4। जो ये वाली शिप है, ये वाली शिप बनाई है GRSE ने, इसका नाम है श्रुति। और इन 11 शिप में से कौन कौन सी शिप बन चुकी है? पहली बना चुका है आपका गोवा शिप बिल्डर, जिसका नाम है आपका सांची। दूसरी बनाई है आपकी GRSE ने ही, उसका नाम है संघमित्रा, संघमित्रा, मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा कुछ भी, नहीं, संघमित्रा। और तीसरी बनाई है दोबारा GRSE ने, जिसका नाम है श्रुति। ठीक है, तो पहली शिप है इस क्लास की सांची, संघमित्रा, श्रुति। तो जो कोई भी प्रोजेक्ट की पहली शिप होती है ना, सारी शिप्स को उसी क्लास की शिप बुलाया जाता है कि भाई इसमें जो लीडर है वो है सांची, तो जो संघमित्रा है वो भी सांची क्लास कहलाई जाएगी, श्रुति है वो भी सांची क्लास कहलाई जाएगी, कि भाई इस क्लास की शिप्स हैं ये। कौन सी क्लास की? सांची क्लास की, क्योंकि सांची इस क्लास का मॉनिटर है। तो मैंने इस प्रोग्राम के बारे में आपको पूरा बताया कि भाई ऐसा है, ये जो आपकी पेट्रोल वेसल हैं बन रही हैं नहीं, ये एक प्रोग्राम है 11 शिप्स का। उनको दो अलग अलग शिप बिल्डर्स में बांट दिया गया है कि 7 बनाएगा गोवा शिप बिल्डर, 4 बनाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर। अब इनमें से 3 बन चुकी हैं। जो पहली है सांची, जो पहला होता है वो क्लास का मॉनिटर होता है। बाकी शिप्स को उसी के नाम से भी बोल सकते हैं कि भाई ये सांची क्लास की हैं, सांची वाली क्लास की हैं। और बची हुई शिप्स संघमित्रा और श्रुति। तो मुझे होमवर्क में ये बताओ, आने वाली शिप्स का क्या नाम है, बाकी की बची हुई शिप्स का क्या नाम है? 8 शिप्स बची ना, उनका क्या नाम है और कौन कौन उन्हें बनाने वाला है। अब यहाँ पे ना ये शिप लॉन्च हुई है। क्या लॉन्च होने का मतलब ये है कि आपकी नेवी को मिल गई या फिर कोस्ट गार्ड को मिल गई? नहीं, लॉन्च का मतलब है अभी बस बन के रेडी हुई है और आपकी सी में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। अभी इसके अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, एडवांस सिस्टम्स हैं, वेपनरी अगर लगनी है वो सब फिट होंगे। और उसके बाद इसका ट्रायल्स चलेंगे बहुत लंबे, और ट्रायल्स चलने के बाद ये कमीशन होगी मेरे भाई, उसके बाद जाके ये कमीशन होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। लॉन्च का मतलब ये है कि अभी बस बन के रेडी हो चुकी है, अभी ट्रायल्स वगैरह, शिप में सिस्टम वगैरह इंस्टॉल होंगे और तब जाके कमीशन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, भूलना नहीं है। ठीक है गुरुजी। आगे है आपका एक पोर्ट है, VOC पोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्कोप टू एमिशन फ्री मेजर पोर्ट। भाई आपका VOC चिदम्बरम पोर्ट जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर है, ये आपका इंडिया का पहला स्कोप टू एमिशन मेजर पोर्ट बना है। अब स्कोप टू एमिशन पोर्ट क्या है? इसका मतलब होता है कि इस पोर्ट पे ना रेन्यूएबल एनर्जी बनाने की फैसिलिटी है, रेन्यूएबल एनर्जी बनाता है।
मतलब सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगे पड़े हैं, आपका हाइड्रो एनर्जी बना रहा है, आपकी विंड मिल्स लगी पड़ी हैं, अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और अपनी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा है जितनी खर्च कर रहा है उससे। मतलब अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अपनी बनी एनर्जी से ही पूरी कर रहा है, बाहर से एनर्जी नहीं ले रहा। ऐसा कोई भी जब सिस्टम होता है, पोर्ट होता है, उसको स्कोप 2 में डाल दिया जाता है। ऐसे ही अलग अलग स्कोप हैं, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। उनके बारे में आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। आप CSC की तैयारी के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए, बस इतना पता होगा। इस सीधा क्वेश्चन में वन वर्ड स्टेटमेंट में पूछेगा कि विच पोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्कोप 2 एमिशन फ्री मेजर पोर्ट। तो स्कोप 2 एमिशंस से फ्री है ये वाला पोर्ट, क्योंकि ये अपनी खुद की बनी एनर्जी को ही यूज़ कर रहा है अपनी कंजप्शन के लिए। घर में ही अपना बना रहा है एनर्जी और उसी को यूज़ कर रहा है अपनी रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से। तो VOC पोर्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे कुछ है? आगे देखते हैं भाई, और क्या है आपके लिए। और भाई आपके लिए कुछ है नहीं आज। बाकी यार चीज़ों को देखो, समझो, पढ़ो और अपना खुश रहो, रिवाइज ज़रूर करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलो मेरे से।